गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो बाल विकास कहलाती है। क्या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं व्यवहारों का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा में किया जाता हो बाल विकास कहलाती है। बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास को पहले बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था और गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के विकास एवं तक का जो पूरा डेवलपमेंट है और उसके जो व्यवहार बिहेवियर है उसका अध्ययन, मतलब गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का जो डेवलपमेंट है और बिहेवियर है उसका अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की जिस शाखा बाल विकास कहलाती है। अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा बाल विकास कहलाती है। बाल विकास को पूर्व में बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, मतलब पहले बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बाल विकास के संबंध में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखा कि बालक बालिकाओं को बाल्यावस्था में दिए जाने वाले प्रशिक्षणों का प्रभाव उनके बाद की व्यावसायिक कुशलता पर पड़ता है। मतलब बाल विकास के संबंध में, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के संबंध में प्लेटो ने कहा अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कि बालक बालिकाओं को बाल्यावस्था में दिए जाने वाले जो प्रशिक्षण हैं उनका प्रभाव उनके बाद की व्यावसायिक कुशलता पर पड़ता है। 18वीं शताब्दी में जॉन लॉक एवं हॉब्स ने बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया और जॉन लॉक द्वारा टेबुलर आसा नामक संप्रत्यय दिया गया। तो 18वीं सदी में जॉन लॉक और जो हॉब्स हैं उन्होंने बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन किया और जॉन लॉक द्वारा टेबुलर आसा नामक कॉन्सेप्ट दिया गया। टेबुलर आसा से आशय, टेबुलर आसा का शाब्दिक अर्थ कोरा कागज़, कोरी स्लेट या मोम के समान होता है। अतः जॉन लॉक के अनुसार बालक बालिकाओं का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है जिस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने का श्रेय बर्क महोदय को जाता है। तो सबसे पहले बाल विकास को परिभाषित किसने किया? बर्क महोदय ने किया। अतः बर्क महोदय ने लिखा कि बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास में गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। 1628 में एमोस कोमेनियस द्वारा स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक संस्था अर्थात बालवाड़ी नामक संस्था की स्थापना की गई। 1628 में एमोस कोमेनियस द्वारा स्कूल ऑफ इन्फेंसी नामक संस्था अर्थात बालवाड़ी नामक संस्था की स्थापना की गई। इन्फेंसी नामक संस्था अर्थात बालवाड़ी नामक संस्था की स्थापना की गई। नोट: बाल विकास। तो बाल विकास हेतु 1658 में एमोस कोमेनियस द्वारा विश्व की प्रथम चित्रित पुस्तक ऑर्बिस पिक्टस की रचना की गई। ऑर्बिस पिक्टस की रचना जो कि पहली चित्रित पुस्तक है, पहली चित्र वाली पुस्तक है, उसकी रचना की गई किसके द्वारा? एमोस कोमेनियस द्वारा 1658 में। ठीक है। बाल विकास हेतु 1658 में एमोस कोमेनियस द्वारा विश्व की प्रथम चित्रित पुस्तक ऑर्बिस पिक्टस की रचना की गई। 1774 में पेस्ट्रोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की अभिवृद्धि, एटीट्यूड, मनोवृत्ति को समझने का प्रयास किया। 1774 में पेस्ट्रोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की और बाल बालिकाओं की अभिवृद्धि, एटीट्यूड, मनोवृत्ति को समझने का प्रयास किया। तो 1774 में क्या हुआ कि पेस्ट्रोलॉजी ने क्या किया? बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। उसने बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक की रचना की और बालक बालिकाओं की अभिवृद्धि, एटीट्यूड, मनोवृत्ति को समझने का प्रयास किया। पेस्ट्रोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। पेस्ट्रोलॉजी को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। पेस्ट्रोलॉजी ने क्या किया? बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। पेस्ट्रोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अतः पेस्ट्रोलॉजी को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। तो पेस्ट्रोलॉजी ने बाल मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, अतः पेस्ट्रोलॉजी को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक माना जाता है। 1787 में जर्मनी के मनोवैज्ञानिक टाइडमैन ने समस्यात्मक बालक बालिकाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए जीवन इतिहास विधि का निर्माण किया। कौन सी विधि? जीवन इतिहास विधि का निर्माण किया। अब 1869 में टेने नामक मनोवैज्ञानिक ने बाल विकास के तहत एन इन्फेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की। 1881 में प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की।
1881 में प्रेयर ने द माइंड ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक की रचना की। नोट: बाल विकास के क्षेत्र में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की तथा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अतः स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। बाल विकास के क्षेत्र में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की तथा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अतः स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। तो हम दोबारा इसको पढ़ने वाले कि बाल विकास के क्षेत्र में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल ने अमेरिका में द चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एवं द चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्थाओं की स्थापना की तथा अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। अतः स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। विश्व में सर्वप्रथम समस्यात्मक बालक बालिकाओं के सुधार हेतु प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई। विश्व के प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना 1909 में मैडम टिली द्वारा की गई। विश्व के प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक की संस्थापना 1909 में मैडम टिली द्वारा की गई। मैडम हिली द्वारा की गई। विश्व के प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना 1909 में मैडम हिली द्वारा की गई। ब्रिटेन में बालक बालिकाओं के विकास हेतु विलियम जेम्स सली ने द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना की। ब्रिटेन में बालक बालिकाओं के विकास हेतु विलियम जेम्स सली ने द ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी नामक संस्था की स्थापना की। बाल विकास के संबंध में गैसेल ने एन इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ, द गाइडेंस तथा द गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना की। बाल विकास के संबंध में गैसेल ने एन इन्फेंट एंड ह्यूमन ग्रोथ, द गाइडेंस ऑफ मेंटल ग्रोथ नामक पुस्तकों की रचना की। बाल विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने जीन पियाजे बाल विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तकों की रचना की। कौन सी? द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो लैंग्वेज भाषा और थॉट सोचना चाइल्ड का, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, द मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, द कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तकों की रचना की। भारत में बाल विकास की शुरुआत करने में ताराबाई मोड़के व गिजुबाई बधिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत में बाल विकास की शुरुआत करने में ताराबाई मोड़ेक व गिजुबाई बधिका का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाल विकास पर वंशक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, अतः दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी विकास संभव नहीं हो सकता। अतः वंशक्रम व वातावरण को बाल विकास का आधार माना जाता है। तो बाल विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, अतः दोनों तत्वों में से किसी एक तत्व की कमी होने के उपरांत भी विकास संभव नहीं हो सकता। अतः वंशक्रम व वातावरण को बाल विकास का आधार माना जाता है। मतलब कि बाल विकास पर वंशक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव उतना ही पड़ता है, अतः दोनों तत्वों में से अगर एक भी तत्व की कमी हो गई तो उसके उपरांत भी बाल विकास संभव नहीं हो सकता है। अतः वंशक्रम और वातावरण दोनों को ही बाल विकास का आधार माना जाता है। तो बाल विकास का आधार वंशक्रम और वातावरण दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो बाल विकास का आधार सबसे पहला है वंशक्रम। तो हम वंशक्रम को देख लेते हैं। वंशक्रम से आशय पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है, या पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिससे संतान उत्पत्ति का निर्धारण होता है वंशक्रम कहलाता है। पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिससे संतान उत्पत्ति का निर्धारण होता है वो वंशक्रम कहलाता है। वंशक्रम से आशय है कि पैतृक गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है, या पूर्वजों से प्राप्त वह लक्षण जिससे संतान उत्पत्ति का निर्धारण होता हो वंशक्रम कहलाता है। वंशक्रम की प्रक्रिया जो होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं माता के अंडाणु में और 46 क्रोमोसोम होते हैं पिता के शुक्राणु के अंदर। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इधर है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इधर हैं। 22 पेयर ऑटोसोम्स हैं, यानी कि समजात गुणसूत्र हैं, और 1 विषमजात गुणसूत्र यानी कि लैंगिक क्रोमोसोम हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो जो
23 पेयर हैं और 1 पेयर को मिला के 22 पेयर प्लस 1 पेयर को मिला के हो जाएगा 23 पेयर। तो जायगोट का निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो 14 डेज़ की बीजावस्था में एक कोशिका बनती है, तो 14 डेज़ की होती है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बीजावस्था, यानी जायगोट स्टेज है ना। तो ये संयुक्त कोष युक्ता इसके अंदर होता है। समजात गुणसूत्र ऑटोसोम शरीर का निर्माण करते हैं और विषमजात गुणसूत्र लैंगिक क्रोमोसोम्स लिंग का निर्धारण करते हैं। बीजावस्था में कोशिका का योग या यूकम से पोषण मिलता है। तो बीजावस्था में कोशिका को योग या यूकम से पोषण मिलता है। नोट, संतानों में लिंग निर्धारण में पितृपक्ष अर्थात वाई गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उससे ही ये हम जानते हैं कि संतानों में लिंग निर्धारण में पितृपक्ष अर्थात वाई गुणसूत्र वाई क्रोमोसोम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वंशक्रम की प्रमुख परिभाषाएं। वंशक्रम की प्रमुख परिभाषाओं के अंदर आ जाता है वुडवर्थ। बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 महीने पहले माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। वुडवर्थ के अनुसार बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 महीने पहले माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। पीटरसन के अनुसार माता पिता के माध्यम से दादा दादी नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। पीटरसन के अनुसार माता पिता के माध्यम से दादा दादी नाना नानी एवं पूर्वजों के लक्षणों का संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशक्रम कहलाता है। लेकिन वुडवर्थ कह रहा है कि बालक बालिकाओं के जन्म से ठीक 9 महीने पहले पूर्व माता पिता में उपस्थित विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशक्रम कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशक्रम कहलाता है। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशक्रम कहलाता है। बीएन झा के अनुसार बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। बीएन झा के अनुसार बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। जिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग के अनुसार माता पिता की जैविकीय विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशक्रम कहलाता है। जिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग के अनुसार माता पिता की जैविकीय विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरित होना ही वंशक्रम कहलाता है। बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। बीएन झा के अनुसार बालक बालिकाओं की जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग ही वंशक्रम कहलाता है। मुख्य प्रमुख गुणसूत्रीय विकार जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, 5p डिलीशन सिंड्रोम यानी कि क्राइडोचेट सिंड्रोम, और तीसरा है टिमोथी सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम हम देखते हैं, ये महिलाओं के एक्स क्रोमोसोम से संबंधित विकार है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम की संख्या कम होती है, अर्थात 46 के स्थान पर 45 गुणसूत्र यानी 46 क्रोमोसोम के स्थान पर 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है तथा इसकी वजह से महिलाओं में पुरुषों के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी खोज हेनरी टर्नर द्वारा की गई थी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह पुरुषों में एक्स गुणसूत्र से संबंधित विकार है, जिसमें एक्स गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है, अर्थात 46 क्रोमोसोम के स्थान पर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं तथा इसकी वजह से पुरुषों में महिलाओं के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी खोज हेनरी क्लाइनफेल्टर द्वारा की गई। ये पुरुषों में से संबंधित है, पुरुषों में होता है। डाउन सिंड्रोम यह माता के 21वें एक्स गुणसूत्र से संबंधित विकार है, जिसमें माता का 21वां जो एक्स क्रोमोसोम है अपने साथी क्रोमोसोम से अलग नहीं हो पाता है। इसके कारण बालक बालिकाओं में मानसिक पिछड़ापन एवं मंगोलिज्म के लक्षण प्रकट होते हैं तथा शारीरिक विकास एवं बौद्धिक विकास देरी से होता है। इसकी खोज जॉन लैगडन डाउन द्वारा की गई। प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। जैकब सिंड्रोम तो 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। जैकब सिंड्रोम यह पुरुषों के वाई गुणसूत्रों से संबंधित विकार है, जिसकी वजह से वाई गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है तथा इसकी वजह से बालकों में आपराधिक प्रवृत्ति के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे ग्रसित बालक समाज विरोधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। इसकी खोज सन 1961 में पैट्रिशिया जैकब के द्वारा की गई। इसकी खोज सन 1961 में पैट्रिशिया जैकब के द्वारा की गई, इसलिए इसे जैकब सिंड्रोम कहते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम यह 18वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है।
यह 18वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है, जिसमें 18th क्रोमोसोम पर एक परत अधिक होती है। इस कारण इसे ट्राइसोमी 18 के नाम से भी जाना जाता है तथा इसके कारण बालक बालिकाओं में शारीरिक विकलांगता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी खोज जॉन हिल्टन एडवर्ड द्वारा की गई। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वां गुणसूत्र संबंधित विकार है, जिसमें 18वें गुणसूत्र पर एक परत अधिक होती है। इस कारण इसे ट्राइसोमी 18 के नाम से भी जाना जाता है। पटाउ सिंड्रोम, यह 13th गुणसूत्र यानी 13th क्रोमोसोम से संबंधित विकार है, जिसमें 13th क्रोमोसोम पर एक परत अधिक होती है यानी ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। इस कारण इसे ट्राइसोमी 13 के नाम से भी जाना जाता है। इसके कारण बालक बालिकाओं का ऊपर का होठ कटा फटा आता है। इसकी खोज जॉन क्लॉस पटाउ द्वारा की गई। यह 5वें गुणसूत्र से 5p डिलीशन सिंड्रोम या 5वें गुणसूत्र से संबंधित विकार है, जिसके कारण बच्चे रात के समय में हमेशा बिल्ली की आवाज़ में तेज़ रोते हैं। इस कारण इसे क्राइडूचैट और कैट क्राई सिंड्रोम तथा इसकी खोज जेरोम लियोनार्ड लेगुन द्वारा की गई। कार्पल सिंड्रोम, यह एक स्वपराणित विकार है, जिसके कारण कलाई एवं हथेली में तेज़ दर्द का अनुभव होता है। टिमोथी सिंड्रोम, यह एक स्वपरिणित विकार है, जिसके कारण पूरे शरीर में तेज़ दर्द का अनुभव होता है। टिमोथी सिंड्रोम। वंशक्रम के प्रमुख सिद्धांत। वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत डार्विन, लेमार्क और हैरिसन और मैकडूगल के द्वारा वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत को सपोर्ट किया गया। यानी कि जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं गुण, उनका वितरण यानी अपनी पीढ़ी में आगे वितरण होने का सिद्धांत थ्योरी जो है वो डार्विन, लेमार्क और हैरिसन और मैकडूगल के द्वारा सपोर्ट की गई और दी गई। डार्विन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित किया जा सकता है या वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर पड़ता है। इसे सिद्ध करने हेतु निम्न प्रयोग किए गए। डार्विन ने मछली के ऊपर प्रयोग किया। डार्विन की पुस्तक बायोग्राफिकल स्केच में लिखा कि शक्तिशाली ही अपने वंशक्रम का निर्धारण करते हैं, क्योंकि शक्तिशाली की प्रकृति स्वयं रक्षा करती है। लेमार्क जिराफ की गर्दन के ऊपर बोलता है और हैरिसन कीट पतंगों और तितलियों के सफ़ेद रंग के ऊपर बोलता है कि जो 100 अगर थी तो उनमें से 50% साफ वातावरण में, 50 गंदे वातावरण में गईं, तो सफ़ेद रंग की संतानें हुईं, और जो गंदे वातावरण में गईं वो काले व मटमैले रंग की संतान उत्पन्न करी उन्होंने। तो मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया। तो जो चूहा है वो अपना रास्ता वापस से गेट पे जब वो एक उसकी माँ ने ढूंढा तो बाकी बच्चों ने भी बिना रास्ता ढूंढे सीधे रास्ता उनको मिल गया। मैकडूगल ने किया। तो जो वातावरण से अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत अब आ गया कि वातावरण से जो गुण अर्जित होते हैं वो आगे पास ऑन नहीं होते हैं। ये वाइजमैन या बीजमैन ने कहा था। बीजमैन के अनुसार, मतलब वाइजमैन ही बीजमैन है, बीजमैन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या वातावरण के अर्जित स्वयं के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता। अतः बीजमैन ने अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय चूहे की पूंछ को काटकर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि उत्पन्न होने वाली संतानों के पुनः पूंछ विकसित थी। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव। वातावरण से अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत बीजमैन के अनुसार वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचनाओं में किए जाने वाले परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता। अतः बीजमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय चूहे की पूंछ को काटकर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि उत्पन्न होने वाली संतान के पुनः पूंछ विकसित थी। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता।
इसका मतलब ये है कि बीजमैन जो है वो कहता था कि जो हमने अर्जित गुण किए हैं वो वंशक्रम के माध्यम से मतलब हमारी लाइफ टाइम में जो हमने गुण अर्जित किए हैं वो हमारे वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरण नहीं होता है। जो वातावरण के अंतर्गत जो शरीर में की संरचना में बदलाव किए जाते हैं, जैसे कि कान छिदवाना है ना, या फिर नाक छिदवाना, वो परिवर्तन का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता है। इस वजह से बीजमैन ने अपना सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय चूहे की पूँछों को काट काट कर देखा था और ये निष्कर्ष निकला था कि जो उत्पन्न होने वाली संतान है उसकी पूँछ पूरी की पूरी वापस आ जाती है। ऐसा नहीं होता कि अगर माँ की पूँछ काट दी तो उसके होने वाले बच्चे की पूँछ भी नहीं आएगी। अतः ये सिद्ध होता है कि वातावरण के अंतर्गत स्वयं की शारीरिक संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों का प्रभाव उत्पन्न होने वाली संतानों पर नहीं पड़ता है। तो बीजमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि जिस प्रकार महिलाएं नाक कान में छेद करवाती हैं परंतु उत्पन्न होने वाली संतान के नाक एवं कान में छेद नहीं होते, अतः इससे यह सिद्ध होता है कि वातावरण से अर्जित गुणों को वंशक्रम के माध्यम से संतानों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अगला है प्रत्यागमन का सिद्धांत। संतानों में माँ बाप से विपरीत लक्षणों का प्रकट होना प्रत्यागमन कहलाता है। मतलब रिग्रेशन थ्योरी होती है। द रिग्रेशन थ्योरी मेंडल ने इसको दिया था, इस थ्योरी को, और इसको मेंडलवाद से जोड़ा जाता है, यानी कि प्रत्यागमन का सिद्धांत रिग्रेशन थ्योरी जो कि मेंडल ने दी थी। मतलब संतानों में वापस से विपरीत लक्षणों का प्रकट होना प्रत्यागमन कहलाता है। प्रत्यागमन का सिद्धांत, इसे मेंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रत्यागमन से आशय क्या है? संतानों में माता पिता से